बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 10th इनहेरिटेंस लेक्चर 3 में आपको खुशामदीद। आज का लेक्चर शुरू होगी भाई 15.2.2 से। इलस्ट्रेट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की जनरल स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट करनी है। इलस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आपने पिक्चर पहले मतलब जो भी उसकी स्ट्रक्चर है उसकी डायग्राम अच्छे से समझ आ जानी चाहिए आपको, और आप ड्रॉ करने के काबिल भी हों, सही। और उस डायग्राम से मुतल्लिक आपने लिखना भी है। तो इलस्ट्रेट का मतलब डायग्राम भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और डायग्राम किस तरह का दिखता है, किस तरह का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, वो सब आपको आना चाहिए। तो 15.2.2 इज एप्लीकेशन बेस्ड स्लो, जिसमें आपको डायग्राम के साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी आनी चाहिए। So first of all, let's go with what is nucleotide. Nucleotide is the basic building block of nucleic acid. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? या तो वो डीएनए है या तो आरएनए है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को बोलते हैं। एसलो हमारा जो ना इसमें बेसिकली हमारा डीएनए से ताल्लुक है, तो फिर हम डीएनए से हम अपना ताल्लुक रखेंगे, आरएनए रहने दें। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मिसाल के तौर पे अगर हम डीएनए ले लें, तो डीएनए जो उसके जो स्मॉल यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर डीएनए बना है, वो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। और इसी न्यूक्लियोटाइड की हमें स्ट्रक्चर पढ़नी है इस स्टॉम में, सही। न्यूक्लियोटाइड कॉन्सिस्ट ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड शुगर मॉलिक्यूल पे कॉन्सिस्ट है, मतलब इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होगा। इस वक्त जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त हम जो ना न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सो न्यूक्लियोटाइड कॉन्सिस्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, ईदर राइबोज इन आरएनए और डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। अब देखें, शुगर मॉलिक्यूल दो तरह के हैं। एक तो आपके पास राइबोज होगा जिसमें 5 कार्बन हैं, और डी ऑक्सीराइबोज इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन डी ऑक्सी मतलब इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होगी। डीएनए का जो शुगर मॉलिक्यूल है उसमें एक ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, डी ऑक्सी। मतलब एक ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन वहां से चला गया है, रिमूव कर दी गई है। तो आरएनए के केस में वो जो राइबोज होगा, राइबोज क्या चीज है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, सही। तो राइबोज और आपके आरएनए में होगा और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होगा। तो अटैच टू अ फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी उसमें लगे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। द फर्स्ट इज शुगर मॉलिक्यूल, सेकंड इज फॉस्फेट ग्रुप, एंड द थर्ड इज नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। अब बेसिस में हमारे पास जो डीएनए में यूज होती हैं बेसिस, वो एडनिन है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, साइटोसिन है जो कि सी से डिनोट करते हैं, ग्वानिन है जी से डिनोट करते हैं, और थाइमिन है उसको टी से डिनोट करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड की जो डायग्राम है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और आपको क्लियरली आपको समझ आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। अब जो न्यूक्लियोटाइड है, पहले हम बात कर चुके हैं, ये बेसिक बिल्डिंग है न्यूक्लिक एसिड का, और डीएनए और आरएनए को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। हमारा ताल्लुक स्पेसिफिकली डीएनए से है, तो फिर हम डीएनए पर ज्यादा फोकस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड कंटेन थ्री मेन कंपोनेंट। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद 5 कार्बन शुगर, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ये हम पहले बता चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक 5 कार्बन शुगर जिसको हमने राइबोज का नाम दिया था। अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें कौन सा राइबोज होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा, क्योंकि उस राइबोज में से राइबोज का एक फॉर्मूला है, सही। राइबोज राइबोज का एक फॉर्मूला है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन वहां से रिमूव कर दी गई है डीएनए वाली राइबोज में से, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। लेकिन 5 कार्बन तो उसमें भी होंगे, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है डीएनए वाली शुगर में, सही। हमारे पास जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो लगे होते हैं वो दो उसमें कैटेगरीज हैं, एक प्यूरीन्स और दूसरा पैरामिडीन्स, राइट। प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स दो तरह के नाइट्रोजन बेसिस हैं। प्यूरीन्स में हमारे पास आती हैं एटनीन एंड गवानीन, और पैरामिडीन्स में हमारे पास आती हैं थाइमीन एंड साइटोसिन, राइट। तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस हम आपको बता चुके हैं, दीज आर ऑफ डीएनए, सही।
और आरएनए के केस में जो भी आते हैं वो हमारा फोकस नहीं है, उसमें भी यही आती हैं, लेकिन एक इसमें तब्दीली आएगी। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। नॉट डीएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए बनता है, डीएनए की फॉर्मेशन होती है, डीएनए एक मॉलिक्यूल है, वो बनती है भाई रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, मिसाल के तौर पे अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड एंड देन तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह रिपीटेडली यही न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होंगे और हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो डीएनए कहलाएगी। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते होते डीएनए बनाते हैं। नाउ स्पेसिफिकली अभी हम जो एस्लो की तरफ बढ़ रहे हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यही तो एस्लो है हमारा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने बात की थी, न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास एक शुगर होता है, सही, ये शुगर है, दिस इज शुगर। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हर कॉर्नर पे एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और यहाँ पांच कार्बन हो गए। तो ये शुगर है, ये राइबोज शुगर है, सही। और उसके बाद ये हमारे पास फॉस्फेट है जो येलो, सही, दिस इज फॉस्फेट एंड दिस इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ आपको बता दी है कि नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चार हैं और इनमें से जो भी नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे लगे होंगे वो कोई ना कोई यहाँ नाइट्रोजनस बेस होगा। और इनके स्ट्रक्चर्स हैं, सही, इनके नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे हमने बात की एडेनिन, एडेनिन की एक स्ट्रक्चर है, जैसे आपने अगर पढ़ा है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, उसका फॉर्मूला, इसी तरह एडेनिन, ग्वानिन, इनका भी फॉर्मूला, इनका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोला है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स हैं, एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, सही। अब ये देखें, ये फॉस्फेट हो गया और ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज मतलब 5, पेंटोज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पेंटोज बोलते हैं 5 को। तो जैसे मैंने बात की, डीएनए हो, आरएनए हो, दोनों में 5 कार्बन शुगर होगा, तो उसके बाद आपके पास लगा होगा नाइट्रोजनस बेस, सही। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद ये है भाई, इसमें फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, प्यूरिन इज मेथिन, ग्वानिन, pyrimidine is methionine and cytosine, DNA is made up of repeating units called nucleotides। अच्छा, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें आप देख सकते हैं, अभी हम और उसको खोल के बयान कर रहे हैं। पहले तो हमने ये बोला था कि ये फॉस्फेट है, लेकिन अभी हम फॉस्फेट फॉर्मूला के साथ दिखा रहे हैं, ये तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी एग्जाम में आपको ऐसे डिटेल में तो क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ लगे होते हैं, इतना ही, सही। अब उसमें फिर ये पेंटोज है, उसके बाद ये क्या चीज़ है, नाइट्रोजनस बेस है, और कौन सा नाइट्रोजनस बेस है मुझे नहीं पता, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रोजनस बेसिस तो हमारे पास 4 हैं, तो कौन सा है पता नहीं, वी डोंट नो राइट नाउ। तो इवन इसमें हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है इसके साथ, रहने दें, सही। लेकिन जिस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप हम कहते हैं तो वो क्या मतलब है, उसमें एक फॉर्मूला होता है, उसके बेसिकली उसका एक स्ट्रक्चर होता है, पेंटोज शुगर का एक स्ट्रक्चर, ये तो हम स्ट्रक्चर डालते ही हैं, सही। तो ये थोड़ा आपको डिटेल में लेके जाने के लिए मैंने ये आपको स्लाइड दिखाई है और ये पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ कि फॉस्फेट ग्रुप का एक फॉर्मूला है, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, और पेंटोज शुगर का एक फॉर्मूला है, एक स्ट्रक्चर बनता है। नाइट्रोजनस बेस कोई सा भी हो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उनका एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्यूरीन्स का ये स्ट्रक्चर है, एडेनिन का ये स्ट्रक्चर है, साइटोसिन का ये स्ट्रक्चर है, थाइमिन का ये स्ट्रक्चर है, यूरेसिल का ये स्ट्रक्चर है। और ये यूरेसिल अब तक तो हमने डिस्कस किया भी नहीं था, यूरेसिल क्या चीज़ है। बेसिकली ये आरएनए से इसका ताल्लुक है, तो रहने दे, बस ये 4 ही आपको देखने हैं, ग्वानिन, एडेनिन,
साइटोसिन एंड थायमीन। और ये याद नहीं करने, मतलब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं आते हैं आपको। हाँ, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, तो फिर उसमें सिंपली आप फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे, शुगर आप प्रॉपरली आपने शुगर ड्रॉ करनी है। सही, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया था, ये वाले स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करनी है। जब आपसे कहें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर बोला है इसलिए आपको इतना ही आना चाहिए। सही, आपको जो ना और उसमें डिटेल में आपको फॉर्मूला सब कुछ, जैसे यहाँ हर नाइट्रोजन बेसिस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ड्रॉ नहीं करना, बस सिंपल सा ड्रॉ करना। और जब भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे तो फिर एमसीक्यूज में भी आपको सिंपल एक स्ट्रक्चर दे देंगे, जैसे उसमें फॉस्फेट लगा होगा, ये फॉस्फेट है बोलेंगे, उसमें फॉस्फेट का पूरा जो ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब कुछ नहीं ड्रॉ होगा, उसमें सब कुछ ड्रॉ नहीं होगा, बल्कि उसमें सिंपल जो ना एक फॉस्फेट है, नाम लिखा होगा, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, इतना ही लिखा होगा। तो इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 15.2.3 स्लो है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको इलस्ट्रेट करना है, और इलस्ट्रेट का मतलब इतना होता है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको जब भी इलस्ट्रेट वर्ड मिले तो आपको डायग्राम का पता हो कि उसका डायग्राम किस तरह का होता है। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम, यू शुड बी एबल टू नो व्हाट इज इन दैट डायग्राम, और डायग्राम का पता हो और डायग्राम से मुतल्लिक आप बयान कर सकें कि डायग्राम में ये चीज़ें लगी हुई हैं, ये है, एंड दिस इज राइट। सो अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए कॉन्सिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेन्स, 2 स्ट्रेन्स पर है डीएनए, आप देख सकते हैं 2 स्ट्रेन्स पर है। और डीएनए यहाँ एक और वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स के अलावा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, एक और वर्ड यहाँ पे अटैच हुआ है। सही, पहले हमने आपको इतना ही बताया था, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, डीएनए 2 स्ट्रैंड्स पर है, एक ये स्ट्रैंड हो गया और फिर दूसरा ये स्ट्रैंड। सही, तो इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, और ये 2 स्ट्रैंड्स के बाद एक और वर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, और ये स्ट्रैंड्स किससे मिलके बने हुए हैं, ये मिलके बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए हैं, और न्यूक्लियोटाइड कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स मेक दीज स्ट्रैंड्स, ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये स्ट्रैंड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पर मबनी हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिलके ये स्ट्रैंड्स इन्होंने फॉर्म किया है, बनाया है, मेड किया है। सो डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। सो डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड्स पर है, आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रैंड हो गया और दूसरा ये एक स्ट्रैंड, इसमें 2 स्ट्रैंड्स है, राइट, 2 स्ट्रैंड्स हैं, और 2 स्ट्रैंड्स, ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये बने हुए हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड आपने पढ़ा है पिछले स्टॉप में कि क्या चीज़ है न्यूक्लियोटाइड। सही, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो स्ट्रैंड है, इसके अंदर अगर हम डिटेल में देखें तो हमें फॉस्फेट मिलेगा, हर न्यूक्लियोटाइड में हमें क्या मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, हमें शुगर मिलेगा, और शुगर कौन सा मिलेगा, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, डीएनए की बात हो रही है तो डीऑक्सीराइबोज मिलेगा। सही, और थर्ड में हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस लगे हुए नजर आएंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अगर हम डिटेल में एक न्यूक्लियोटाइड इस स्ट्रैंड में से एक न्यूक्लियोटाइड उठा के देखें तो उस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, और ये न्यूक्लियोटाइड रिपीटेडली इन्होंने ये पूरा स्ट्रैंड बनाया है। These strands are coiled around each other in the form of double helix. अब ये जो हेलिक्स है, ये जो टर्म हेलिक्स आपके स्क्रीन पे पिक्चर जो आपको नजर आ रही है, ये पिक्चर हेलिक्स की है। सबसे पहले जो वर्ड हेलिक्स समझना है हमें, तो हेलिक्स क्या होता है, एक स्पाइरल चीज जो कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, इसको हेलिक्स बोलते हैं। अगर हम डबल हेलिक्स की बात करें तो उसमें बेसिकली 2 हेलिक्स होंगे, जैसे आपके डीएनए में है। सही, हेलिक्स तो आम ऐसा कोई चीज जो कि स्पाइरल फॉर्म में हो उसको हेलिक्स बोलते हैं। अगर डबल हेलिक्स तो फिर ये मतलब इस तरह के 2 होंगे एक दूसरे के ऊपर। सही, सो दीज स्ट्रैंड्स जो हमने बात की थी कि डीएनए मॉलिक्यूल 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है, अब वो 2 स्ट्रैंड्स किस तरह अरेंज हुए हैं, वो अरेंज हुए हैं हेलिक्स की शक्ल में, और वो डबल हेलिक्स की शक्ल में। सही, किस तरह, डबल हेलिक्स में। तो ये आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रैंड है और दूसरा ये स्ट्रैंड है।
सही, और इन्होंने स्पाइरल फॉर्म बनाया हुआ है, सही। यहाँ से ये जाता है ऐसे, इट गोज लाइक दिस, और दूसरा स्ट्रैंड ऐसे, इट गोज लाइक दिस। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स, सही। डबल हेलिक्स, ये जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही है डीएनए की, ये बेसिकली डबल हेलिक्स कहलाती है। सो दीज स्ट्रैंड्स आर coiled around each other in the form of double helix, right? So the third point is there is a phosphate sugar backbone on the outside of double helix and nitrogenous bases are on the inside. अच्छा, there is a क्या, there is a phosphate sugar, क्या चीज है, फॉस्फेट शुगर। कहाँ देखा था हमने फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट अलग है और शुगर अलग है, सही। यहाँ आप देख सकते हैं एक देश है, फॉस्फेट शुगर ने बैकबोन बनाया है। आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे ही आमतौर पे एक यूईबी में तो नहीं आता लेकिन दूसरे एग्जाम्स में आता है कि फॉस्फेट शुगर कौन सी कौन से मॉलिक्यूल्स ने बैकबोन बनाया है डीएनए का, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए फॉस्फेट शुगर। ये एमकेट में आता है, बाकी ऐसे ही एक यूईबी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो बैकबोन बैकबोन जो डीएनए का बैकबोन बनता है वो फॉस्फेट और शुगर से मिलके बनता है, और ये कहाँ होता है, ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स के आउटसाइड पे। और इन साइड पे हमें क्या चीजें मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस। याद है नाइट्रोजनस बेसिस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, नाम उनका एडनिन, साइटोसिन, गवानीन। तो ये क्या चीजें हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो बेसिकली हम न्यूक्लियोटाइड पे ही बात कर रहे हैं, एक तो फॉस्फेट, उसके बाद शुगर, उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस, और बैकबोन, डीएनए का बैकबोन फॉस्फेट और शुगर ने बनाया है, और उसके इनसाइड इनसाइड क्या चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब ये हम ना आपको पिक्चर की मदद से आपको समझाएंगे। देखें हमारे पास आउटसाइड क्या चीजें हैं, आउटसाइड ये देखो, मैं एक चीज उठा रहा हूं यहां से, एक ही कंपोनेंट यहां से उठाऊंगा, ये आपको क्या नजर आता है, ये आपको जो पर्पल कलर में नजर आ रही है ये क्या चीज है, दिस इज समथिंग वी हैव स्टडीड इन न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियो, भाई ये न्यूक्लियोटाइड सब न्यूक्लियोटाइड ही हैं, सही है, सब न्यूक्लियोटाइड ही हैं, क्योंकि हमने डीएनए का जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि वो क्या चीज है, डीएनए बनता किससे, रिपीटेड यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से ही तो बनता है डीएनए। तो ये सब क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड ही तो होंगे, सही। तो बैकबोन जो बनता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के तो 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उनमें से कौन से 2 कंपोनेंट्स मिलकर बैकबोन बनाते हैं, जो कि हमने इसमें देखा था, फॉस्फेट और शुगर मिलकर बैकबोन बनाते हैं, और ये आउटसाइड ऑफ द कहाँ होते हैं, बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स, राइट, आउटसाइड होते हैं। तो ये आपको नजर आ रही है क्या चीज है, ये 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है, तो इसको हम पेंटोज शुगर भी बोलते हैं, और स्पेसिफिकली बिकॉज इट इज डीएनए तो हम इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज, सही। तो ये क्या चीज है, डीऑक्सीराइबोज है, सही, ये डीऑक्सीराइबोज है, और ये आपको येलो कलर में ये स्मॉल चीज जो आपको नजर आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट। तो ये आउटसाइड क्या चीज है, फॉस्फेट शुगर, दिस मैक्स बैकबोन ऑफ द डबल हेलिक्स। तो ये हो गया जी। अब उसके बाद इनसाइड क्या चीजें हैं, इनसाइड ये हो गए, इनसाइड ये चीजें देखो सही, ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और अगर हम ब्लू कलर को देखेंगे तो ब्लू कलर में हमें जो नजर आ रही है वो थायमीन है, जरूरी नहीं है ब्लू कलर में हो, जस्ट आपको समझाने के लिए ये किया गया है। और आपको ये जो है ये कलर आपको यहाँ नजर आ रही है, सो दिस इज एडेनिन। तो ये चीजें बाय दीज नाइट्रोजनस बेसिस आर इनसाइड, एंड जो आपका शुगर है और फॉस्फेट है दोज आर प्रेजेंट आउटसाइड। तो ये थर्ड पॉइंट इतना था। होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। सो मूविंग टूवर्ड्स डीऑक्सीराइबोज वर्सेस राइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज और राइबोज की तो हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि उसमें एक ऑक्सीजन नहीं है, उसमें एक ऑक्सीजन की कमी है, बार बार कहे जा रहा हूं, लेकिन मैं अभी आपको एक पिक्चर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की डिफरेंस है। तो देखें राइबोज ये हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज के, या आपके एग्जाम में नहीं आना, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो डीऑक्सीराइबोज का मतलब ये है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन की
मतलब एक कमी है, यहाँ एक ऑक्सीजन नहीं है, जो कि बकौल पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, यहाँ एक ऑक्सीजन आपको नजर आ रही है। दिस इज डिफरेंस, राइट। तो बाकी आपको स्ट्रक्चर सेम मिलेगा, जस्ट वन डिफरेंस दैट इज के यहाँ आपको एक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ सेम उसी प्लेस पे आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ, राइट। दिस इज द डिफरेंस। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा डीएनए मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। दीज स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए हैं एक डबल हेलिक्स शक्ल में। उसके बाद हमने पढ़ा फॉस्फेट शुगर बैकबोन बनाता है, आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स पाया जाता है और नाइट्रोजनस बेसिस इनसाइड पाए जाते हैं। सो दैट्स इट। और उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल दिस स्ट्रक्चर। यहाँ से एक स्ट्रैंड गुजरेगा ऐसे, दिस इज समथिंग, इट गोज लाइक दैट, एंड देन यहाँ से कोइल होता है, दूसरा स्ट्रैंड इसके ऊपर आता है, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल डबल हेलिक्स। और ये जो बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस, वो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस दिखाने के लिए पिक्चर आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। नाइट्रोजनस बेसिस हैं ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। और यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में क्या क्या मौजूद है? इसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन है इसमें, सही। इस स्ट्रैंड में क्या चीज़ है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दीज आर इनसाइड, हियर इनसाइड, यहाँ इनसाइड ये मौजूद हैं। बाकी आपको जो स्ट्रैंड नज़र आ रही है, दिस स्ट्रैंड, इसमें क्या मौजूद है? इसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। तो इसमें आपको राइबोज शुगर, और डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप आपको नजर आएगा, सही। सो दिस इज इट। एंड इन डबल हेलिक्स द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है डबल हेलिक्स के अंदर, जो आपके पास ये डबल हेलिक्स है ये, सही, इसमें क्या होगा? नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये पेयर्स बनाएंगे, सही। अब इन जो ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं? थ्रू नाइट्रोजन, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। और जैसे कि हमने बात की थी कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? वो दरमियान में होते हैं, सही। अब इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इन नाइट्रोजनस बेसिस में क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से आपके दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। और ये जो पेयरिंग होगी वो स्पेसिफिक होगी, मतलब ये कि नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर विद द थायमीन ऑफ अपोजिंग न्यूक्लियोटाइड। अब दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मिसाल के तौर पे देखें, एक स्ट्रैंड पे यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ, इस पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट में क्या चीज़ है? इस पॉइंट में एक न्यूक्लियोटाइड है और इसके सामने भी एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो उसमें जो प्ले करते हैं रोल वो नाइट्रोजनस बेसिस करते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग की वजह से ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो कनेक्ट होते हैं, वो मिलते हैं, सही। तो नाइट्रोजनस बेसिस में बॉन्डिंग की वजह से ये दो स्ट्रैंड्स कनेक्ट होते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और नाइट्रोजनस बेसिस के जो पेयर्स बनते हैं वो पेयर्स स्पेसिफिक होते हैं। और स्पेसिफिक किस तरह? इस तरह कि उसमें आपके पास जितने भी हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, जितने भी हैं, उन तमाम का जो ना एक ही पेयर है। मिसाल के तौर पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्वानिन और साइटोसिन का पेयर बनेगा, और एडेनिन और थायमिन का पेयर बनेगा, और कोई इसमें दूसरा पेयर नहीं बन सकता। मतलब ये कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना सकता है और एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्वानिन विल मेक पेयर विद साइटोसिन और एडेनिन विल मेक पेयर विद थायमिन। तो GC, this is G and this is C and this is A and this is T. So GC and AT will make pairs. There are look here, ये गवानीन है, आपको नजर आ रही है, ये गवानीन है। G is गवानीन,
ये गवानीन है, इसने किसके साथ पेयर बनाया है, ये साइटोसिन के साथ बनाया है। और साइटोसिन ने किसके साथ बनाया है, गवानीन ने। तो गवानीन साइटोसिन के साथ बनाता है, साइटोसिन गवानीन के साथ बनाता है जीसी, सी जी या जीसी, जी गवानीन सी साइटोसिन, इनका पेयर बनता है। और अगर हम थोड़ा और नीचे जाके देखें तो थायमीन और एडनीन के साथ, और उसके बाद एडनीन और थायमीन के साथ, सही। तो कहने का मतलब ये है कि थायमीन और एडनीन बॉन्ड बनाते हैं, साइटोसिन और गवानीन बॉन्ड बनाते हैं। आप जी सी बोलें या सी जी बोलें क्योंकि वो एक ही बात होगी। तो दूसरा इसमें जो है ना टी ए बोलें या ए टी बोलें, थायमीन एडनीन बोलें या एडनीन थायमीन बोलें, ये पेयर्स बनाते हैं। इन शॉर्ट, वेरी शॉर्टली अगर मैं आपको बता दूं तो फिर गवानीन और साइटोसिन का बॉन्ड बनता है और एडनीन और थायमीन का बॉन्ड बनता है। सो देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडनीन एंड थायमीन। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि ये जो बेस पेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे ये जी है, दिस इज गवानीन, और गवानीन का बॉन्ड बनता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और ये जो बॉन्ड बनता है, ये कौन सा बॉन्ड बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये हमने पहले उस फर्स्ट पॉइंट में हमने ये डिस्कस की थी कि न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो जो पेयर्स बनाएंगे, वो पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से बनाएंगे। सो गवानीन और साइटोसिन जो मिलते हैं वो किस बॉन्ड के जरिए मिलते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो गवानीन विल मेक बॉन्ड विद साइटोसिन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेम फॉर थायमीन एंड एडनीन। थायमीन और एडनीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें भी, सही। देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसमें फर्क ये है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे एडनीन और थायमीन में, एडनीन और थायमीन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, जबकि साइटोसिन और गवानीन में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, सही। ये याद रखने वाली चीजें हैं, आप ये नोट करें। जितने भी कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पे रख चुके हैं, आपको समझा चुके हैं, ये नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो खासकर ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। तो इसमें देख सकते हैं, जैसा हमने बात की थी पहले, आपको समझाऊं, इसमें यह है कि एडनीन और थायमीन क्या बनाते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। एडनीन ए एंड टी, एडनीन एंड थायमीन विल मेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो आप देख सकते हैं इसमें एडनीन है, ये एडनीन है और ये थायमीन है। और कितने बॉन्ड्स हैं इसमें, आपको नजर आ रहे हैं, दो बॉन्ड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। These two are hydrogen bonds. So एडनीन और थायमीन के दरमियान कितने बॉन्ड्स बनते हैं, दो। और वो बॉन्ड्स कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सही। एडनीन और थायमीन के दरमियान दो बॉन्ड्स बनेंगे और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और साइटोसिन और गवानीन के बीच बनने वाली बॉन्ड्स 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स हैं। और ये हर हाल में हमेशा हमेशा तीन ही बॉन्ड्स बनेंगे, और ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। गॉट इट। बाकी बाहर जो ना, ये आपके पास ये शुगर है, और ये पी से फॉस्फेट इन्होंने डिनोट किया है, एंड देन ये शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट्स। आपको क्या मिलेगा, शुगर फॉस्फेट, इसी को तो बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, न्यूक्लियोटाइड्स अटैच 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 प्लस 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 होते होते बड़ा जो स्ट्रैंड है वो इन्होंने फॉर्म किया है। तो ये स्ट्रैंड्स किससे बनी हुई है, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है। और न्यूक्लियोटाइड इसमें रिपीटिंग है, एक न्यूक्लियोटाइड खत्म होने के बाद दूसरा, दूसरे तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे एंड सो ऑन, राइट। सो शुगर के बाद फॉस्फेट, फॉस्फेट के बाद शुगर, शुगर फॉस्फेट, उसके फिर दरमियान में क्या आपको मिलेंगे, दरमियान में आपको नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे। और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से ये स्ट्रैंड्स क्या हैं, मजबूती से जुड़े हुए हैं। और इनके दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और याद रखें, साइटोसिन और गवानीन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और एडनीन और थायमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम लेक्चर 3। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक रिवीजन है, सही। अभी हम रिवीजन करने जा रहे हैं लेक्चर 1 से लेक्चर 3। तो बहुत सिंपल शॉर्ट में हम जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपके पास एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स
दिस इज फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडीड। क्रोमोसोम के हवाले से हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद हमने डीएनए देखा था, डीएनए के अंदर जीन और लोकस की हमने बात की थी। उसके बाद थर्ड डीएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की बात की कि डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और हमारे पास डीएनए बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड्स मेड अप ऑफ हमने बात की फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस गैसेस की। सो दैट्स इट। और अभी आपके पास जो क्वेश्चंस हैं ये सैंपल क्वेश्चंस हैं, और सिंपल क्वेश्चंस जो कि अब तक जितना भी हमने पढ़ा है 3 लेक्चर्स, खासकर आज के लेक्चर से मुतल्लिक ही क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स दोज वर वेरी बेसिक लेक्चर्स। तो आज से ऑनवर्ड्स, सॉरी लेक्चर 3 से ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें हम सिंपल क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। पहले के 2 लेक्चर्स में हमने ऐड नहीं किए थे क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं। अभी ये सिंपल क्वेश्चंस आप देखें और आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और फीडबैक अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड देन सेकंड क्वेश्चन is this: if the sequence of nucleotide of the parent strand in a DNA molecule ये वाली है, तो फिर आपके डॉटर स्ट्रैंड में कौन सी होगी? तो ये आपने करना है। तो इसमें बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, दिस इज समहाउ, ये फिर डीएनए रेप्लिकेशन से भी इसका ताल्लुक है। तो काफ़ी हद तक ये डीएनए रेप्लिकेशन से भी इसका ताल्लुक है और उससे मैच करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी हमारे कुछ ही लेक्चर्स के बाद वो भी आ जाएगा, आई थिंक, बल्कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर उसी पे ही होगा। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन अ जीन एंड एलील का है, और ये जो लेक्चर है हम लेक्चर 4 में इससे ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।